कंजरी नू बीवी बनाने दी नेकी किते मेरी जिंदगी दा अजाब न बन जाए ते तू अपनी फितरत तो मजबूर हो के ओदे पैरां विच घुंघरू ना पवा दे। दुआ ते मैं भी यही करांगी। दुआए नू दौलत विच तोल भी दिता जाए तो ओदी फितरत नहीं। लॉलीवुड इंडस्ट्री पर ऐसे अदाकार ने राज किया है जिसके पास लाहौर में उस वक्त गाड़ियां थीं जब लाहौर में चंद सौ गाड़ियां थीं। वो होटल्स और सिनेमा घरों के मालिक भी थे। वो एक इंतहाई खूबसूरत और शरीफ आदमी के तौर पर जाने जाते थे। दुनिया उन्हें असलम परवेज के नाम से जानती थी। असलम परवेज के बारे में कहा जाता था कि वो मुस्तकबिल में इंडस्ट्री पर राज करने वाले अदाकारों में से एक थे, क्योंकि उनका करियर इंतहाई शानदार था। मगर ऐन अरूज पर उन्हें फिल्मी डांसर खावर सुल्ताना से मोहब्बत हो गई, जो बाद में नाकामी से दोचार हुई। इसी वजह से असलम परवेज भी आसमान से जमीन पर आ गिरे। डैशिंग हीरो और फिर बेमिसाल विलन बनने वाले असलम परवेज ने अरूजो जवाल का सफर किस तरह तय किया, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। कहने को तो बहुत सी बातें हैं गजरी, लेकिन जब तुम्हारे सामने आता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। क्यों, ऐसी क्या बात है? तुम्हारा हुस्न जादू है गजरी, जादू। जी चाहता है तुम इस बाजार से। असलम परवेज अदाकार एजाज, दरपन, हबीब और कमाल से ज्यादा मकबूल थे। वो एक हीरो और अमीर आदमी थे। बिल्कुल नई कार में स्टूडियो में आने वाले पहले हीरो लोग असलम परवेज की किस्मत पर रश करते थे और कहते थे कि वो आने वाले कई सालों तक फिल्मों में हीरो रहेंगे। उन्हें मैडम नूरजहां का हीरो भी कहा जाता था। फिर एक डांसर खावर सुल्ताना की मोहब्बत में उन्होंने अपनी पेशावराना जिंदगी बर्बाद कर दी और अपनी बहादुरी से हाथ धो बैठे। असलम परवेज का अदाकारा बहार बेगम के साथ भी इश्क था, जबकि दूसरा इश्क खावर सुल्ताना से मंसूब हुआ। उनका ताल्लुक सिंध से था। गोरा चिट्टा रंग, दिलकश चेहरा, मुनासिब जिस्म। वो भी पढ़ी लिखी थीं, अंग्रेजी बहुत रवानी से बोलती थीं, महफिल के अदबो आदाब से भी वाकिफ थीं। वो फिल्मों में डांसर की हैसियत से आई थीं। चंद फिल्मों में डांस भी किए। अदाकारी के उनमें जरासीम नहीं थे, मगर अपनी पुरबहार शख्सियत के बायस बहुत जल्द मौजूए गुफ्तगू बन गयी। असलम परवेज से मुलाकात हुई तो दोनों ने एक दूसरे के लिए कशिश महसूस की और देखते ही देखते असलम परवेज और खावर सुल्ताना का रोमांस फिल्मी दुनिया में सबसे बड़ी खबर बन गया। खावर सुल्ताना सही मानों में असलम परवेज की कमजोरी बन गई थी। बहुत से लोगों का ख्याल था कि इन दोनों की शादी हो गई है। खैर, शादी तो नहीं हुई थी, मगर वो दोनों एक दूसरे का साया बन गए थे। असलम परवेज अव्वल तो वैसे ही मरजान मरिंज आदमी थे, इनकार करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। फिर यहाँ तो सिन्फे मुखालिफ का मामला था और सिन्फे मुखालिफ भी खावर सुल्ताना जैसी हसीनो जमील दिल नवाज लड़की। असलम परवेज पर जैसे खावर सुल्ताना ने जादू कर दिया था। वो एक मामूल की तरह खावर सुल्ताना के इशारों पर चला करते थे। एक ऐसा मारूफ तरीन अदाकार जो शबो रोज शूटिंग में मसरूफ रहता था। खावर सुल्ताना के एक टेलीफोन पर बेचैन होकर किसी बहाने से शूटिंग छोड़कर गायब हो जाता और फिल्म साज ढूंढते ही रह जाते, या कोई शख्स असलम परवेज के कान में कोई ऐसा सहर फूंकता था कि वो पैगाम सुनते ही लापता हो जाते थे। शायद खावर सुल्ताना को भी फिल्म साजों को तंग करने और उन पर अपनी अहमियत जताने में लुत्फ आता था। वो जब सिंध के रेगिस्तानों से लाहौर के मरग़ज़ारों में आई तो ख्वाब लेकर आई कि फिल्मी दुनिया में बहुत बड़ी हीरोइन बनकर राज करेंगी, मगर वो डांसर की हद से आगे न बढ़ सकी। उनकी जाती दिलकशी और लगावट आमेज शख्सियत की कशिश का हर एक को एतराफ था, मगर उनमें अदाकाराना सलाहियतों की कमी थी, इसीलिए उनके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सके। मगर जब उस वक्त का मारूफ तरीन हीरो उनकी मोहब्बत के सहर में गिरफ्तार हो गया तो खावर सुल्ताना ने अगले पिछले बदले लेने शुरू कर दिए। जब फिल्म साजों की शूटिंग के प्रोग्राम खराब होने लगे तो उन्हें नुकसान से दो चार होना पड़ा, तो फिल्मी हलकों में खलबली मच गई। असलम परवेज का रवैया अजीब था। जब फिल्म साज या उनके दोस्त अहबाब उन्हें एहसास दिलाते तो वो बहुत नदामत का इजहार करते थे और वादा कर लेते थे कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, मगर उन्हें तो अपने ऊपर इख्तियार ही नहीं रहा था। वो एक सहर ज़दा इंसान की मानिद एक पुरअसरार जादूगरनी के हसार में कैद होकर रह गए थे, जहाँ दुखों के दाखिल होने का कोई रास्ता ना हो। मुझे भी अपने साथ ले चलो लड़की, मुझे भी मजदूरी करके सुख खरीदना सिखा दो। एक बार न्यू एवर स्टूडियो में हिदायतकार हसन तारी की फिल्म की शूटिंग हो रही थी। किसी ने आकर बताया कि असलम परवेज के लिए फोन आया है। वो हसन तारी को बताकर टेलीफोन सुनने के लिए स्टूडियो के ऑफिस में चले गए। तारिक साहब ने कुछ देर तो इंतजार किया, फिर एक असिस्टेंट को भेजा कि असलम साहब को लेकर आए, शॉट तैयार है। असिस्टेंट ये खबर लेकर आया कि असलम साहब स्टूडियो में मौजूद नहीं है, कार में बैठकर कहीं चले गए। तारिक साहब का ख्याल था कि गालिबन बराबर के बारी स्टूडियो में किसी फिल्म साज से बात करने चले गए, कुछ देर बाद आ जाएंगे। वक्त
वक्त गुजरता गया मगर असलम परवेज वापस न आए। कुछ कारिंदों को बारी और शाहनूर स्टूडियो दौड़ाया गया मगर वहाँ भी असलम परवेज का पता न चला। घर पर फोन किया तो मालूम हुआ कि वो सुबह से शूटिंग पर गए हैं। तंग आकर हसन तारिक ने शूटिंग में वक्फा कर दिया। 3-4 घंटे गुजर गए। दूसरे अदाकार इंतजार करते करते थक गए मगर असलम परवेज लौट कर न आए। किसी को इल्म न था कि वो कहाँ गए और कब वापस आएंगे। रात को तारिक साहब को बताया गया कि उनके लिए फोन कॉल है। तारिक साहब फोन सुनने गए तो दूसरी तरफ असलम परवेज बोल रहे थे। असलम तुम कहाँ से बोल रहे हो? तारिक साहब ने पूछा। कराची से। कराची से? यार क्या मजाक है, फौरन आओ, तुम्हारा सेट पर इंतजार हो रहा है। तारिक साहब मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं कराची पहुँचकर आपको फोन कर रहा हूँ, प्लीज नाराज ना हूँ। आई एम सॉरी यार। पता चला कि खावर सुल्ताना ने लाहौर एयरपोर्ट से असलम परवेज को फोन किया कि मैं इसी फ्लाइट से कराची जा रही हूँ, फौरन आ जाओ। असलम साहब ने ना आओ देखा ना ताओ, उसी आलम में स्टूडियो से एयरपोर्ट पहुँच गए और वहाँ से खावर सुल्ताना के साथ कराची चले गए। वो दूसरे दिन वापस लौटे। तारिक साहब बहुत नाराज थे मगर असलम परवेज से काफी देर तक नाराज भी ना रह सकता था। वो सामने आए तो उनकी मासूम सूरत और माजरत खाना अंदाज देखकर हथियार डालने पड़ जाते थे। वो किसी से नहीं लड़ते थे, किसी बात पर बिगड़ते नहीं थे, ना खुद को हक बजानिब साबित करते थे। उनके पास हर शिकायत का सिर्फ एक ही जवाब था, सॉरी यार। वो मुस्कुरा कर कहते और फिल्मसाज और हिदायतकार का गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता। ये तो सिर्फ एक वाकया बयान किया गया, इस तरह के वाकयात आए रोज पेश आने लगे थे। असलम परवेज आउटडोर में किसी की शूटिंग कर रहे हैं कि खावर सुल्ताना पहुंच गईं। असलम परवेज बातें करते हुए उन्हें कार तक छोड़ने गए और खुद भी गायब हो गए। असलम परवेज पर हीरो के तौर पर अचानक जो जवाल आया उसका एक सबब खावर सुल्ताना भी थी। इस बारे में कहा जाता है कि असलम परवेज की वजह से फिल्म साजों को बहुत नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म साजों की बद्दुआ लग गई। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है मगर ये हकीकत है कि असलम परवेज मसरूफ तरीन और मकबूल तरीन हीरो के मकाम से अचानक ऐसे गिरे कि तमाशाई फिल्म तो क्या सिनेमा घरों के बाहर उनकी तस्वीर तक देखने के लिए न रही। खावर सुल्ताना से जब कोई शिकायत करता तो वो एक दिलनवाज मुस्कुराहट अपने होठों पर फैला लेती। उन्होंने कभी कोई सफाई पेश करने की कोशिश न की, न इस बात पर कोई तबसरा किया, सिर्फ मुस्कुरा कर खामोश हो जाती। मगर इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें अपनी अहमियत और असलम परवेज जैसे हीरो पर अपनी जादुई गिरफ्त का पूरी तरह एहसास था, बल्कि उस पर उन्हें फख्र भी था जो किसी हद तक बजा भी था। इसीलिए कि बतौर अदाकारा तो उन्हें फिल्मी सनत में कोई अहमियत हासिल न हो सकी थी मगर असलम परवेज के हवाले से वो एक मरकजी किरदार की हैसियत इख्तियार कर चुकी थी। असलम परवेज में एक आदत ये थी कि वो अपनी तमाम तर खूबियों के बावजूद अपने राज किसी को बताते नहीं थे, न ही खुलकर किसी से बात करते थे। फिल्मी दुनिया में उनकी सबसे दोस्ती थी, हर एक से मुलाकात थी, अलग सलग थी मगर एक हद तक वो अपनी जाती जिंदगी को बिल्कुल अलहदा रखते थे। उनके फिल्मी ताल्लुकात की हद सिर्फ निगार खानों तक ही थी, घर की चार दीवारी तक किसी को रसाई न थी। वो कारोबारी मामलात के बारे में भी फिल्म वालों को अपने घर बुलाना पसंद नहीं करते थे। यही वजह है कि उनके करीब तरीन लोगों को भी उनकी घरेलू जिंदगी के बारे में कुछ इल्म न था। खावर सुल्ताना के मामले में भी उनकी यही राजदाराना तबीयत राह में रुकावट बन गई। किसी को मालूम न था कि खावर सुल्ताना के साथ उनके ताल्लुकात की नौइयत क्या है। इसीलिए जब उनके और खावर सुल्ताना के माबैन फासले पैदा होने लगे तो उसका सबब भी कोई न जान सका। इतना सब जानते थे कि वो एक दूसरे के शहदाई थे। असलम परवेज की दीवानगी तो सब पर जाहिर थी मगर खावर सुल्ताना की वाफ्तगी भी किसी से पोशीदा न थी। जानने वाले कहते थे कि खावर सुल्ताना वाकई असलम परवेज के साथ मुखलिस और वफादार थीं। ये भी हकीकत है कि खावर सुल्ताना जो कि एक तितली की तरह सोशल हलकों में उड़ती फिरती थीं, असलम परवेज की कुर्बत हासिल करने के बाद महदूद होकर रह गई थीं। इस दूरी का सबब क्या था, इस बारे में कोई कहता है कि खावर ने असलम के करियर, खानदानी वकार और घरेलू सुकून की खातिर अपने आप को उनसे दूर कर लिया। किसी का कहना है कि असलम परवेज को बजाते खुद एहसास हो गया कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। बहरहाल लैला मजनू की ये जोड़ी बिछड़ गई। कुछ अरसे तक असलम परवेज अकेले अकेले खोए खोए नजर आए, फिर रफ्ता रफ्ता मामूल के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया और खावर सुल्ताना एक ख्वाब बनकर रह गयी। इसके बाद किसी ने उनकी जुबान से खावर सुल्ताना का नाम या जिक्र न सुना। असलम परवेज ने खावर सुल्ताना से शादी की या नहीं की, इस बारे में मुतजाद राय पाई जाती है। तहम अक्सरियत का ये ख्याल है खावर सुल्ताना असलम परवेज का अधूरा इश्क साबित हुई। 14 नवंबर 1984 को अदाकार इकबाल हसन और असलम परवेज हिदायतकार हैदर चौधरी की फिल्म झोरा की आउटडोर अक्सबंदी के बाद अपने घर वापस जा रहे थे कि उनकी कार का एक वैगन से तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में इकबाल हसन जाए हादसा पर ही जाँ बाक हो गए, जबकि असलम परवेज एक हफ्ते तक मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद 21 नवंबर की सुबह खालिक हकीकी से जा मिले। असलम परवेज पाकिस्तान के पहले फिल्मी हीरो थे जिन्होंने
बाद में विलन के तौर पर मकबूलियत हासिल की, लेकिन हीरो से जीरो बनना उनके लिए एक अलमिया था। असलम परवेज ने नींद, कोयल, कताल, इश्क लैला और दीगर सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी की। वो अगर इश्क के रोग में मुब्तला ना होते तो अपना करियर मजीद दरख्शां बनाने में कामयाब हो जाते। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा चंदा। तुम मेरे मन में बाबूजी, दिल दुखाने की बातें न करो चंदा। मेरा प्यार तुम्हारे साथ बहुत दूर जाने की सौगंध खा चुका है। मैं वचन देता हूँ तुम्हें आगे मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना छोड़ूंगा।